हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा इकोनॉमिक सर्वे 2024। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक रिव्यू, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे का नाम इकोनॉमिक रिव्यू रखा गया है, विच इंक्लूड्स बेसिकली 2 चैप्टर्स ओनली। और फर्स्ट चैप्टर में बेटा डिस्कस किया था हमने 2014 से पहले, है ना, सिंस इंडिपेंडेंस, तो किस तरह से हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्म करा और इससे हमारी इकोनॉमी ने क्या सीखा, ये सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। और आज जो है वो डिस्कशन मेनली फोकस रहेगी बेटा 2014 से 2024, जिसको कि नाम दिया गया है दैट इज डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। तो इसमें क्या क्या मेंशन किया है, कैसे हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया गया है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की गई है कि 2023-24 में जो हमारी एज पर करंट एस्टिमेट है, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो है 7.3% बेटा। देन इन दिस impressive post pandemic recovery, because obviously 20 onwards हमारी जो है 20 में हमने फेस करा था कोविड को, और 2020 21, 22 ये हमारे जो है वो कोविड टाइम पीरियड है। उसके बाद हमारी इकोनॉमी रिकवरी स्टेज में आई। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है स्पेसिफिकली, इसमें डिक्लाइन हुआ है 6.6% का। और इसको रेफर करने के लिए एक और डेटा मेंशन किया गया है, दैट इज रिगार्डिंग ईपीएफओ, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है। इसमें ये पाया गया है कि सिंस मई 2023 नंबर ऑफ नेट न्यू सब्सक्राइबर्स जो आए हैं, दे बिलोंग टू मेनली द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स, और ये कंसिस्टेंटली एक्सीड हो रहे हैं 55% ऑफ द टोटल नेट न्यू ईपीएफ सब्सक्राइबर्स। तो जो नए आपके ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स हैं वो मोर देन 55% अराउंड 18 से 25 इयर्स एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दैट मींस कि इसको रेफर किया जा रहा है एक तरह से हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। देन बेटा गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और फॉर 80 करोड़ सिटीजन्स, ये डाटा याद रखिएगा, और इसको एक्सटेंड किया गया है फॉर 5 मोर इयर्स, और ये हमारी चलेगी दिसंबर 2028 तक, अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो फिर से इलेक्ट होकर आती है तो। Then the government is building a road network and expanding rail and air networks at the record pace। तो हमारा जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और इंडिया हैज बिल्ड 74 एयरपोर्ट्स इन द फर्स्ट 67 इयर्स। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये डबल हो चुका है रेट, डबल द नंबर इन द लास्ट 9 इयर्स। तो ये नंबर पिछले 9 सालों में तो ये नंबर पिछले 9 सालों में डबल हो गया है एज पर द इकोनॉमिक रिव्यू। देन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज was 723 in 2014 and it increased to 1113, मतलब 1013 जो है वो आपकी 2023 में यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। एंड मोर गर्ल्स, इसमें भी ये पाया गया है कि मोर गर्ल्स आर नाउ इन द हायर एजुकेशन देन इन द बॉयज। तो ये छोटा छोटा डाटा है, इसको जरूर लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, राइट। ये तो नहीं समझ सकते हैं कि कितना कहां से आया और कितना डाटा आपका परफेक्टली इकोनॉमी की जो है पिक्चर को शो कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज द ओनली सोर्स वेयर वी गेट द डाटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER for girls is 27.9 in 2020 and by 12.7% in fiscal year of 2010, and total enrollment in higher education was 3.4 crore in 2014 and gone up to 4.1 crore in 2023। तो ये आपकी इनरोलमेंट रेशियो है गर्ल्स के लिए, जो कि 27.9% थी 2020 में, और इससे पहले जस्ट 12.7 थी FY10 फिस्कल ईयर 10 में, और अब ये चलते चलते कितनी हो गई है 4.1% in 2023। Then the government gave a 50 years interest free loan of 1 lakh crore to states in fiscal year 23। 1 लाख करोड़ का जो है वो लोन 50 years के लिए स्टेट्स को दिया गया, and announced another 1.3 lakh crore of 50 years interest free loan अब ये fiscal year 2024 में भी दिया जाएगा। From April to
November 2023, the states utilized more than 97,000 crore out of this 1.3 crore. इसमें से इतना 97,000 करोड़ ऑलरेडी ही स्टेट स्पेंड कर चुके हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है और ये स्कीम का नाम क्या है? दैट इज द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सेंटर बजटेड फॉर दिस FY24। तो ये क्या है? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें कि अब 1.3 लाख करोड़ जो है वो फिस्कल ईयर 2024 के लिए भी दिया जाएगा फॉर 50 इयर्स, विच इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स। और इसमें उन्होंने ये भी पाया है कि द स्टेट्स आर इंप्रूविंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि उन्होंने स्कूल्स, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजंस, ये सब बहुत कुछ अच्छे से किया है। एंड स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज अप मोर देन 47%। तो स्टेट्स के अंदर भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस, कितना 47% तक। एंड द 6 months between April to September 2023 compared to April to September 2022। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस लोन की वजह से ही एज पर इकोनॉमिक रिव्यू जो है 47% आपका स्टेट्स बेटर परफॉर्म कर पाए हैं इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड देन अब फिर बताया जा रहा है कि ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड, क्या क्या रीजन रहे जिससे कि हमारी लास्ट डिकेड में पूरी ग्रोथ अच्छी रही। Now, following the credit boom in the first decades of the millennium, 2010 में तो एक हमारा क्रेडिट बूम चल ही रहा था, उसके बाद थोड़ी स्लो डाउन हुई। इंडियन इकोनॉमी फेस द severe financial system crisis up to 2020, और इसका रीजन ये बोल रहे हैं द प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर क्रेडिट टू GDP रेशियो विच हैड राइजन फ्रॉम 58.8% in March 2000 to 113.6% by December 2010 came down to 83.8%। मार्केट में एक्टिविटीज कम हुई, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो इंडिविजुअल या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसमें क्रेडिट अच्छे से नहीं ले रहे थे, क्रेडिट ग्रोथ नहीं था। फर्स्ट आपके डिकेड के अंदर तो ये 113% और अप्रोक्सीमेटली चला गया, लेकिन 2010 ऑनवर्ड्स आप 2018 ये कम होकर 83.8% रहा। तो फिर गवर्नमेंट ने कैसे बेटर किया इकोनॉमी को? The government undertook several reforms to strengthen the financial sector, from the recapitalization and merger of public sector banks। public sector banks को merge करा, weak banks को जो है वो strong banks के साथ। और सबसे important चीज 2016 onwards recapitalization of जो है public sector banks की, मतलब आपके बैंक्स में गवर्नमेंट ने खुद से ही पैसा डाला। और इसके साथ ही अमेंडमेंट की गई सरफेसी एक्ट 2002 में टू इनेक्टिंग, इसके साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 IBC भी लेकर आए। एंड दीज रिफॉर्म्स हैव हैड टू क्लीन अप द बैलेंस शीट्स, जो भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, बैंक्स को घाटा पड़ रहा था, वो बढ़े, वो सही हुए। और कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है वो अच्छे से काम करने लगा, बिकॉज इससे पहले हमने जो है वो आपका ट्विन जो डेफिसिट जो है इन द बैलेंस शीट वो भी डिस्कस करी थी। तो ये सब एज पर गवर्नमेंट की वो बढ़िया कर पाए बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स। अब ये एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने, और इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम अभी करते हैं अपने कुछ ही देर में। Until September 2023, 2,808 corporate debtors have been rescued through the code, either through resolution plan or through even appeal or review or the settlement। तो ये जो हमारा IBC कोड है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि 2023 तक की डाटा दे रही है कि 2,808 कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो डेटर थे वो उनको क्लियर किया जा सका, या तो उनसे पैसे जो है वापस लिए, या फिर ऑब्वियसली अपील के थ्रू या सेटलमेंट के थ्रू हमने वो पैसा जो है उनसे वापस लिया जो उन्होंने हमसे डेट में लिया था, राइट। और अब थोड़ी सी बात करते हैं हम किस तरह से सरफेसी एक्ट है, इसका क्या मतलब है, और इसी के साथ ही IBC का फुल फॉर्म और इसके अंदर क्या प्रोविजंस है ये हम डिस्कस करते हैं। नरसिम्हा कमेटी 1 and 2, इसके साथ ही अंधर जिन्ना कमेटी, इन दोनों को बिठाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। रीजन क्या था? फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें कैसी जरूरतें हैं, नीड्स फॉर चेंजेस, खास करके किसमें, लीगल सिस्टम के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एरियाज। और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर फाइनल हमारे पास आया सरफेसी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट जो है फॉर्म ऑफ सरफेसी एक्ट। और सरफेसी एक्ट करता क्या है? इट अलाउज द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, सिर्फ बैंक्स ही नहीं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो फॉर ऑक्शनिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। क्यों? ताकि वो रिकवर कर सके अपना लोन, टू रिकवर अ लोन व्हेन अ बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन अमाउंट। Thus, the SARFAESI Act 2002 enables banks to reduce their non-performing assets. तो अगर किसी ने उधार लिया है और वो उधार वापस नहीं दे कर पा रहा है, तो किस तरह से बैंक्स और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है उसकी मदद करे ताकि वो अपना पैसा वापस दे पाए। और इसके लिए लीगल सेटअप जो है वो किया गया है थ्रू रिकवरी मेथड एंड रिकंस्ट्रक्शन। उसकी मदद करके आगे फर्दर वो जो है अपने पैसा कमा के में पैसे वापस करे, या फिर डेफिनेटली रिकवरी हो, हम जो भी है उसकी संपत्ति, उसके असेट्स को बेचकर उसमें से पैसा अपना ले सके। The SARFAESI Act provides that banks can seize the property of a borrower without going to court except for agricultural land। तो इससे जो है काम आसान हो गया, बिकॉज अब जो है वो बैंक स्ट्रेट वे ही अपनी जो भी कार्रवाई है वो पूरी कर सकते हैं बिना कोर्ट में जाए ही। लेकिन डेफिनेटली याद रखिएगा कि ये सारी शर्तें एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है बेटा। उसके बाद बेटा फिर हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट थी आईबीसी की, इसके बारे में बात करते हैं। प्रायर टू द आईबीसी द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर इंसॉल्वेंसी एंड रीस्ट्रक्चरिंग वाज फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल लेजिस्लेशन सच एज। तो आईबीसी से पहले क्या क्या चीजें एक्चुअली यूज करनी पड़ती थी? एक था आपका कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, फिर सिक्का दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, ये भी यूज करना पड़ता था। देन ऑब्वियसली फिर हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट दैट इज योर SARFAESI 2, ये भी था। और ये सारी चीजें इकट्ठी ही हमें यूज करनी पड़ती थी अलॉन्ग विद फिर आपकी जो रिकवरी ट्रिब्यूनल है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंडर 1993 एंड अदर्स आल्सो। तो इन सबको कह लीजिए कि रिमूव करके एक आपका कंसाइज कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन थ्रू आईबीसी। तो आईबीसी का जो कोड है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विद अमेंडमेंट 2019, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन किया गया, द कोड आउटलाइन सेपरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस प्रोसेसेस फॉर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट के अंडर तीनों अलग अलग लेवल्स पे बात की गई, इंडिविजुअल के लेवल पर, कंपनी के लेवल पर, और अगर पार्टनरशिप है तो उसके लेवल पर। द प्रोसेस में बी इनिशिएटेड बाय ईदर बाय द डेप्टर, चाहे डेप्टर खुद ही चला जाए इस कोड के अंडर, या फिर ऑब्वियसली जिन्होंने जो क्रेडिटर है जिन्होंने लोन दिया है वो इसको इनिशिएट करे। A maximum time limit for completion of insolvency resolution process has been set for corporates and individuals। तो ये थोड़ा सा आपने लर्न करना है। For companies, the process will have to be completed with 180 days। 180 दिन में कंपनीज के लिए प्रोसेस खत्म होना चाहिए, which may be extended by 90 days if majority of creditors agree। And for startups के लिए या other than partnership firms हैं या small companies हैं, other than the companies with assets less than 1 crore, resolution process would be completed within 90 days। 90 दिन के अंदर ही आपने पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। जो भी बैंक्स अपना पैसा लेना चाहते हैं उसको किस तरह से बैंक्स जो है वो अपने डेटर से ले, इसके ऊपर पूरा सेटअप तैयार हो जाना चाहिए। एंड इनिशिएशन ऑफ रिक्वेस्ट व्हिच विल बी एक्सटेंडेड बाय 45 डेज। तो इस तरह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। इट हैज इंक्रीज द मैंडेटरी अपर टाइम लिमिट ऑफ 330 डेज इंक्लूडिंग टाइम स्पेंट इन लीगल प्रोसेसेस टू कंप्लीट रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो रेजोल्यूशन के लिए ओवरऑल 330 डेज जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। दिस इज विद 2019 आईबीसी एक्ट, जिसको कि अमेंड किया गया है अभी 2019 में। तो ये बेटा चाहे हमें डिटेल में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट आपके वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो भी टर्म्स आ रही हैं इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर, उन सारी टर्म्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको अच्छे से डिस्कस करिए, पढ़िए, समझिए, बिकॉज वो अब ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। इसी वजह से ही मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन कर रही हूँ, राइट। सो ये फर्दर जो है हमारा आईबीसी कोड अपने साथ क्या लेके आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज
to oversee the insolvency proceedings in the country and regulate the entities registered under it. और इसके साथ ही the board will have 10 members including representatives from ministries of the finance and law and even RBI also. तो ये बोर्ड जो है वो पूरा डायरेक्ट करता है जो भी एक्टिविटीज हो रही है. एंड देन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेटर्स है. ठीक है. द कोर्ट प्रपोजेस 2 सेपरेट ट्रिब्यूनल्स, 2 ट्रिब्यूनल्स को जो है यहाँ पे रखा गया है टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी. कौन कौन सी? फर्स्ट है बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फॉर्म. सेकेंड है आपकी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड द पार्टनरशिप फॉर्म्स. तो ये दोनों ट्रिब्यूनल्स के नाम भी आपने लर्न करने हैं. टाइम लिमिट की बात करें आईबीसी में, तो आईबीसी envisions that the entire corporate insolvency resolution, जिसको इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं CIRP, must take place within 180 days. याद रखिएगा ये प्रोसेस अब 180 दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए of the admission of the applicant, and CIRP must be mandatory completed within 330 days including any extension or litigation period. मैक्सिमम अगर लिटिगेशन भी चली जाए, एक्सटेंशन भी हो जाए, तो भी 330 डेज के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है. तो ये सारे स्टेप जो है वो किए गए जिससे कि एज पर इकोनॉमिक रिव्यू बेटरमेंट हुआ. राइट. फिर सेकंड स्टेप पे डिस्कस किया गया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैज बीन इंटीग्रल टू ऑल द रिफॉर्म अंडरटेकन सिंस 2014. और भी 2014 से जो है रिफॉर्म्स किए गए और उनमें नेक्स्ट रिफॉर्म शामिल है हमारा इनेक्टिंग द रियल एस्टेट दैट इज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016. It has created a culture of transparent transaction, reducing the circulation of black money and incentivizing more investment into the sector. तो रियल एस्टेट में ब्लैक मनी इन्वेस्ट ना हो सके इसको भी ध्यान में रखते हुए एक्ट पास किया गया. एंड मोर देन 1 लाख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड 72,012 रियल एस्टेट एजेंट्स आर रजिस्टर्ड. तो इन सबको रजिस्टर किया गया, इन सारे बिजनेस को अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के अंदर. एंड फर्दर टू एनहांस द ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस सब पे फोकस किया गया कि हमारे कंट्री में जो है बहुत ज्यादा पेपर वर्क ना हो. एंड द टैक्सेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री हैज अंडरगॉन सब्सटेंशियल चेंजेस इन द पोस्ट 2014 पीरियड. तो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर भी ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस किए 2014 के बाद. तो अभी तक के लिए इतना ही, और फर्दर क्या क्या किया गया रिकंस्ट्रक्शन में सिंस 2014 ये मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस ऑल्सो. और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या पर्टिकुलर जरूरतें हैं और फर्दर मैं कितना और डिटेल में जाऊं, या जो भी आप फर्दर चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में उनको भी साथ में ऐड करूं, तो प्लीज आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच अगेन.